तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक ऐस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। अच्छा, आप लोग अक्सर सुनते होंगे प्रश्नकाल, शून्यकाल, है ना, आधे घंटे की चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो 2.5 घंटे की चर्चा, काम रोको प्रस्ताव, कार्यस्थगन प्रस्ताव। क्या है भाई, क्या है ये? कि साहब वो जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएगा वो अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में आएगा। आधे घंटे की जो चर्चा होगी उसमें वोटिंग भी हो सकती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में वोटिंग नहीं होगी। आधे घंटे की चर्चा में वोटिंग क्यों होगी? आमतौर पर आप जो वन लाइनर बुक्स पढ़ते हो ना, देखो मैं यहाँ पर किसी की आलोचना नहीं कर रहा। आप लोग, मैंने अक्सर देखा, आप लोग जब एग्जाम देने जाते हैं ना, यूपीएससी स्टेट पीसीएस का तो नहीं, लेकिन अक्सर जो आप वनडे एग्जाम देने जाते हैं तो मैं स्टूडेंट्स के हाथ में बुक्स देखता हूँ। सामान्य ज्ञान कौन क्या है, 2000 प्रश्नों का संग्रह, 1000 प्रश्नों का संग्रह, टॉप वन लाइनर, पूर्व के वर्षों का संग्रह, पूर्व के वर्षों के प्रश्नों का संग्रह। देखो ये जो चीज़ें आप अपने हाथ में देखते हो ना, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, जिनका तैयार है। ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ना, ये एक तरह से आपके पास अब रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स की तरह है। देखो 8 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं आप, वो चीज़ महत्वपूर्ण है ना। तो कभी आप देखना कि जो अच्छी किताबें होंगी, अब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का यहाँ पर, उसमें सारा दिया जाएगा कि भाई ये लोक महत्व का मामला क्या होता है, आधे घंटे की चर्चा में जो है कि वोटिंग क्यों होती है, और आधे घंटे की चर्चा का जो मामला है वो लोकसभा में क्यों आता है, राज्यसभा में क्यों नहीं आता, है ना। और 2.5 घंटे अलग से किस काम के लिए दिए जाते हैं, कार्यस्थगन प्रस्ताव के लिए जाते हैं, काम रोको प्रस्ताव के लिए दिए जाते हैं। इसे काम रोको प्रस्ताव क्यों कहते हैं? अच्छा, शून्यकाल जो है कि हो हल्ले के लिए फेमस है, तो ऐसा क्या है शून्यकाल में जो वो हो हल्ले के लिए फेमस है? तो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन हम करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने इसको जो टाइटल दिया है वो दिया है कि सरकार पर विधायी नियंत्रण। इसके 2 पार्ट मैंने बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप पार्ट 2 को क्लिक किया है आप लोगों ने, पार्ट 2 अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको छोड़िए, प्लेलिस्ट पे जाइए, इससे पहले इसका पार्ट 1 देखिए। पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें उसका पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप आइए, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन आवर की बात कर रहे थे, और क्वेश्चन आवर के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस की। कुछ चीज़ें यहाँ रह गई थी। अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न के बारे में आपको पिछले पार्ट में सब कुछ बता चुका हूँ, मैं इसको दोहरा नहीं रहा। ये अल्प सूचना प्रश्न जो होते हैं ना, ये इन पे जो उत्तर दिए जाते हैं वो क्वेश्चन आवर ख़त्म होने के बाद दिए जाते हैं, प्रश्नकाल खत्म होने के बाद इन पर उत्तर दिए जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अल्प सूचना प्रश्नों को दूसरे जो क्वेश्चन है उनसे अलग दिखाने के लिए इन्हें हल्के गुलाबी पेज पर लिखा जाता है। रात आपको पढ़ाने के लिए जब मैं थोड़ा सा नेट पे जाकर रिसर्च कर रहा था, आपको पढ़ाता हूँ ना, तो मैं भी नया नया चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने पहली बार ये वहाँ पर जा कर के देखा कि जो अल्प सूचना प्रश्न होते हैं वो हल्के गुलाबी कागज़ पर अलग से लिखे जाते हैं, उन्हें अलग से लिखा जाता। फाइल में हल्के गुलाबी कागज़ पर अलग से लिखा जाता। वो गुलाबी पन्ना, हरा पन्ना, कुछ और याद आ रहा है आपको क्या? हाँ, वेरी गुड। IUCN जो अपनी बुक जारी करती है ना, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल वगैरह के बारे में, तो एक प्रजाति जो संकट से गुजर जाती है, निकल जाती है, तो उसके पन्ने का रंग बदल दिया जाता है। खैर वो IUCN में पढ़ेंगे जब भी बात होगी। अच्छा, अल्प सूचना प्रश्न जो हैं, एक दिन में, अल्प सूचना प्रश्न की बात तो यह है कि प्रश्नकाल के बाद होता है और इसको अलग से हल्के गुलाबी पन्ने पे लिखा जाता है। अच्छा, अब अगर हम किसी प्रश्न की बात करें तो एक दिन में एक मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न पूछ सकता है। एक मेंबर एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न पूछ सकता है, और उसमें जो अतारांकित प्रश्न होगा वो केवल 1 होगा। 4 तारांकित, ये फिर यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, उसमें जो तारांकित प्रश्न होगा वो केवल 1 होगा। तारांकित प्रश्न केवल 1 होगा, और अतारांकित प्रश्न जो होंगे वो 4 हो सकते हैं। अतारांकित जो होंगे वो 4 हो सकते हैं, ठीक है। एक मेंबर, कोई भी एक मेंबर एक दिन में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें से केवल 1 हो सकता है कम या ज़्यादा क्या, तारांकित प्रश्न, ठीक है। एक दिन में 20 से ज़्यादा तारांकित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और अतारांकित प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं एक दिन में? 230। ओके। लिखित उत्तर, या जिसे हम कहते हैं ना अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न जो है वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 230 पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न, ठीक है।
अनुपूरक प्रश्न मैंने बताया था ना आपको कि अगर क्वेश्चन आवर में आपने कोई तारांकित प्रश्न पूछा है, इसकी चीज़ का ध्यान रखना, जो अतारांकित प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अनुपूरक प्रश्न जो है वो केवल और केवल तारांकित प्रश्नों से जुड़ा होता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, लेकिन कोई फैक्ट या कोई तथ्य आपकी समझ में नहीं आया, उसमें सीधा लिखा रहता है कि अनुपूरक प्रश्न जो है वो किसी ऐसे तारांकित प्रश्न के बारे में पूछा जाएगा जिसमें किसी भी तथ्य को स्पष्ट करना आवश्यक हो। मंत्री से कहा कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये फैक्ट जो है हमें समझ में नहीं आया, इसको हमें दोबारा से समझाओ, दोबारा से बताओ। तो इस तरह से जब आप प्रश्न पूछोगे तो वो प्रश्न होगा अनुपूरक प्रश्न। अच्छा, जब मैं प्रश्न पूछूंगा तो मैं अपने साथ एक नाम दूंगा। ओहो, लाइट चलेगी, इसको पॉज कर दीजिए। तो खैर पावर ऑफ हो गई थी। तो उससे पहले मैं ये कह रहा था कि जब मैं कोई प्रश्न पूछूंगा अनुपूरक प्रश्न, तो मैं अपने फॉर्म में ये लिख के दूंगा कि ये जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ अनुपूरक प्रश्न, इसके अलावा इसमें मेरा साथी कौन है। यानी कि मुझे दो अनुपूरक प्रश्न, एक जो तारांकित प्रश्न था, एक तारांकित प्रश्न मैंने पूछा, उसके लिए मैं दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूँ। एक मैं पूछूंगा, एक मेरा कोई साथी पूछेगा। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि अनुपूरक प्रश्न दो लोग पूछ सकते हैं, एक वो जिसने पूछा और एक उसका कोई साथी, दूसरा साथी। ध्यान रखना इस बात का। दोबारा बताऊँ क्या? क्लियर है? क्लियर है? क्यों भाई, क्लियर है ये बात? एक मैं खुद और एक मेरा साथी। क्लियर है बात? क्यों आसिया, है ना? हाँ, नहीं, एक प्रश्न, जैसे मान लीजिए आप जो हैं, मैं आप मंत्री हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, अनुपूरक प्रश्न है, तो मैंने प्रश्न पूछा, साथ ही में मैंने जो है कि इनका रेखा का नाम भी दे दिया। तो अब जब मैं अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा तो एक मेरा और एक रेखा का, दोनों अलग अलग, हाँ दोनों अलग अलग मामले हो सकते हैं। ठीक है ना? ओके रेखा मैडम। रेखा की कोई सुपरहिट फिल्म बताइए जो आपने देखी हो। हमने देखी थी, है जुदाई रेखा की फिल्म नहीं है। हाँ, आप फिल्में नहीं देखती। चलिए खैर आगे चलें, बहुत सारी फिल्में हैं, आगे चलें। खैर आधे घंटे की चर्चा, आज लौट आइए। हाँ, गौरी मैडम को हंसी आ गई। ओके, आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे का डिस्कशन। सदस्य जो है, कोई भी लोकसभा या लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में कोई भी सदस्य जो है वो आधे घंटे की चर्चा की मांग कर सकता है किसी भी मसले पर। मैंने लिखा है किसी भी तारांकित या अतारांकित प्रश्न के उत्तर में केवल के तथ्यों के स्पष्टीकरण हेतु, कोई भी तथ्य है, आपने कोई तारांकित या अतारांकित, दोनों तरह के कोई तारांकित या अतारांकित प्रश्न पूछा, उसके उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं, उसके उत्तर के किसी तथ्य से आप सेटिस्फाई या संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जो हैं उस मसले पर डिस्कशन की मांग कर सकते हैं। ये प्रस्ताव जो होता है वो होता है, उसे कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। ये आधे घंटे की नहीं होती है, फिर चर्चा बढ़ती जाती है अगर स्वीकार कर ली जाए तो। फिर से बता दूं, आपने कोई भी प्रश्न पूछा, चाहे वो तारांकित प्रश्न हो या अतारांकित प्रश्न हो, आपको उसका जवाब मिल गया। अब उसमें किसी फैक्ट से या उस प्रश्न से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप हाउस से, चेयर से मांग कर सकते हैं कि साहब इस पर स्पष्टीकरण के लिए हमें आधे घंटे का समय दिया जाए। ये बाकायदा प्रस्ताव होता है जिसे हम कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। ओके, अब ये जो आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव है, अगर ये पीठासीन यानी चेयर कहे ठीक है भाई इस मसले पर ये जो मंत्री हैं और स्पष्टीकरण देंगे, अपनी बात को और क्लियर करेंगे, ठीक है ना, आधे घंटे का समय दिया जाएगा। क्यों उसको हम कहते हैं आधे घंटे की चर्चा? इस मसले पर ये मंत्री जो है इस बात को, अपनी बात को और सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से बताएंगे। इसके लिए अलग से समय दिया जाता है। जो सदन की जो नियमित कार्यवाही चल रही है वो नहीं रुकती है, जो उसका सुबह शाम तक का जो प्रोसेस है वो नहीं रुकेगा, उसके लिए आपको अलग से समय दिया जाएगा। वो समय दिया जाता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हफ्ते में, सप्ताह में 3 दिन आमतौर पर। एक बार किसी ज़माने में जब वो IAS में फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट होता था ना, तो ये सवाल 2-3 बार आया था, आधे घंटे की चर्चा का जो समय है वो कब होता है, कैसे होता है। अब भी आ सकता है। तो आधे घंटे की चर्चा का जो समय दिया जाता है वो शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में दिया जाता है, सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है ना? अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने नोटिस दे दिया कि साहब इस पर, इस फैक्ट का हमें क्लियर क्या है, स्पष्टीकरण चाहिए। ये किसकी मर्जी है? चेयर की मर्जी है। वो चाहे तो आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार करे और चाहे तो रिक्वेस्ट ना स्वीकार करे। और ऐसा नहीं है कि जब मर्जी हाथ खड़ा कर दिया, एक्सक्यूज मी सर, ना। अगर आपने ऐसा कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो सुबह 11 बजे से पहले आपने सूचना दे देनी है। 11 बजे हाउस की कार्रवाई शुरू होती है, तो 11 बजे से पहले आपने हाउस को सूचना दे देनी है। और एक दिन में मैक्सिमम 4 लोग ही इस तरह के प्रस्ताव रख सकते हैं। एक दिन में मैक्सिमम 4 लोग, एक प्रश्न से जुड़े हुए नहीं, 4 अलग अलग प्रश्नों से 4 अलग अलग मंत्रियों ने जवाब दिए हैं,
एक दिन में 4 अलग अलग इस तरह के मसलों को उठाया जा सकता है, या 4 लोग इस मसले को उठा सकते हैं अलग अलग। और जो मंत्री है जिससे संबंधित वो क्वेश्चन था, जिस मंत्रालय से संबंधित वो क्वेश्चन था, वो मंत्री उसका जवाब देगा। ठीक है ना। चेयर ने कह दिया इसका आंसर देना है तो देना है, चेयर ने कहा इसका आंसर देना है तो देना है। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? पूछ लो। अब यहाँ पे मैं बहुत सी बातें कह गया। अब खैर, अब ऑनलाइन टीचिंग में इस तरह की यही दिक्कत है कि मैं अब आपसे नहीं पूछ सकता कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। एक बार पॉज कर दीजिए, मैं कम से कम सामने वालों से पूछ लूँ, किसी ने कुछ पूछना है बेटा? चलिए साहब, तो अब हम आ गए 0 आवर की तरफ या शून्यकाल की तरफ। तो पार्ट 1 में मैंने 0 आवर के बारे में बताया था, लेकिन हो सकता है आप पार्ट 1 ना देखें, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बताऊंगा कि 0 आवर है क्या। जैसे मैंने बताया कि 0 आवर का नाम 0 आवर क्यों पड़ा, ये दोपहर के 12 बजे शुरू होता है। ये 1 घंटे की कार्यवाही है जो दोपहर के 12 बजे शुरू होती है, उसे 0 आवर भी कहते हैं। दोपहर के 12 को 0 आवर्स भी कहते हैं, इसलिए इस 1 घंटे का नाम पड़ गया 0 आवर। ये भारत से ही शुरू हुआ। मैंने यहाँ लिख भी रखा होगा ना, यहाँ 1962 सॉरी, मैंने पार्ट 1 में झोंक में या नींद के झोंके में 0 आवर को कह दिया है कि ये 1964 से शुरू हुआ ना, 4 से नहीं 62 से। ठीक है ना। तो ये भारतीय आविष्कार है, ये हमने किसी देश के संविधान से नहीं लिया है, भारत में शुरू हुआ है 1962 से, ये हमने इसको शुरू किया, यानी कि भारतीय आविष्कार है। क्या? 0 आवर या शून्यकाल। ठीक है। अब लोकसभा में ये होता है शून्यकाल, कार्यवाही का दूसरा घंटा, यानी कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे के बीच में। राज्यसभा में भी ये कार्यवाही का दूसरा घंटा ही होता था, प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे के बीच में। लेकिन होता है क्या है, शून्यकाल जो है हो हल्ले के लिए फेमस है। तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी जी ने हो हल्ले को देखते हुए शून्यकाल को पहले रख दिया, यानी 11 बजे से। तो शून्यकाल राज्यसभा में होता है 11 बजे से, यानी कार्यवाही का पहला घंटा, और लोकसभा में अभी भी ये कार्यवाही का दूसरा घंटा है 12 बजे। अब शून्यकाल क्यों महत्वपूर्ण है? एक चीज़ ये है ना, मैंने यहाँ लिखा है ये संसदीय कार्यवाही नियम में नहीं है। एक तो हमारा संविधान है ना, संविधान ने संसद के लिए कुछ नॉर्म्स तय कर रखे हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन और कुछ रेगुलेशन तय कर रखे हैं। इसके अलावा संसद ने अलग से कानून बना करके अपनी कार्यवाही को चलाने के नियम बनाए हैं। तो ये जो है ना शून्यकाल, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में तारांकित और अतारांकित प्रश्न है, काम रोको प्रस्ताव है, वो संसदीय कार्यवाही के जो नियम हैं कि इन नियमों के अनुसार काम होगा उसमें लिखे हुए हैं। लेकिन शून्यकाल संसदीय कार्यवाही के नियमों में शामिल नहीं है। कई बार क्वेश्चन आया, ध्यान रखना, समझ रहे हैं ना आप? संसदीय कार्यवाही के नियमों में ये शामिल नहीं है। अच्छा, इसमें जनहित से जुड़ा कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है। ध्यान रखना, यहाँ पर अविलंबनीय नहीं लिखा है, ध्यान रखना, कई जगह लिखा है ना, जैसे अल्प सूचना प्रश्न, अविलंबनीय लोक महत्व का मामला जिसमें देरी ना की जा सके, तो यहाँ पर अविलंबनीय लिखा है। यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि जनहित का मामला, जनता की भलाई से, आम जनता की भलाई से जुड़ा हुआ कोई भी मसला आप 0 आवर या शून्यकाल में उठा सकते हो। ठीक है। अब क्या इसमें चर्चा होगी? आपने मुद्दा उठा दिया, आपने हाथ खड़ा किया कि भाई चेयर यानी कि पीठासीन महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, पहले मेरे इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए और मैं इस पर बात करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मुद्दा उठाया उस पर बात हो। अगर चेयर आपको परमिशन देगी, आपने मुद्दा उठाया, अच्छा, इसके लिए नोटिस देने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आपने प्रश्न पूछना तो उसके लिए पहले आपको नोटिस देना, इसके लिए नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो जैसे ही वो स्कूलों में होता है ना, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में तो बच्चे जाते ही नहीं है ना, वहाँ तो छुट्टी हो, है ना, क्लास का कोई समय नहीं, छुट्टी का समय होता है महाविद्यालयों में, है ना। जो बेचारे पढ़ते हैं उनके लिए तो समय होता है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लेंगे इधर उधर, और जो केवल है ना उनके लिए तो कुछ समय होता ही नहीं है ना। इंटर कॉलेज तक ही होता, इंटर कॉलेज में नहीं होता, हाई स्कूल के बाद तो छुट्टी का कोई समय नहीं है। भाई है छुट्टी का समय, जब मर्जी आए जब मर्जी जल्दी खाला घर है। तो प्राइमरी स्कूलों में अभी बच्चे डरते हैं, तो वो जैसे ही 12-1 बजने लगते हैं तो बैग वैग टांग के तैयार रखते हैं, और जैसे ही बेल बजी भाग लेते हैं ना, भाग लेते हैं ना। हम तो भी भागते थे, है नहीं? हाँ, हम तो सबसे पहले भागते थे। तो कहाँ थे कहाँ थे, है ना, कहाँ थे? हाँ, तो जैसे प्रश्नकाल खत्म हुआ, लोकसभा में जैसे प्रश्नकाल खत्म हुआ तो सदस्य बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपनी अपनी बात उठाने के लिए। तो एक तरह से जैसे ना बाजार में शोर शराबा होने लगता ना, वैसे शोर शराबा होने लगता, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरा मुद्दा पहले सुना जाए। तो अब उसके बाद चेयर की मर्जी है या पीठासीन की मर्जी है, किसी को चर्चा की परमिशन दे और किसी को परमिशन ना दे। ठीक है। अब इसका मकसद क्या है? सरकार का ध्यान खींचना, किसी मसले पर सरकार का ध्यान खींचना, सरकार से जवाब मांगना कि उस मसले पर सरकार क्या कर रही है। ओके, किसी ने कुछ पूछना है? चले आगे। 0 आवर। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव,
ध्यानाकर्षण मतलब अटेंशन, किसी को अटेंशन के लिए मजबूर करना, किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना। जैसे क्लास में होता है ना, बहुत से बच्चे खांसने लगते हैं बीच बीच में, है ना, वो बताना चाह रहे हैं सर मैं भी हूँ, है ना, बताना चाह रहे हैं सर मैं भी हूँ। बहुत से बच्चे कुछ ऐसी जम्हाई लेने लगेंगे, कुछ सिर पे मेज ऐसे करके रख लेंगे, तो वो ध्यान खींचते हैं, है ना, वो बहुत से तरीके हैं, कुछ ऐसे खट 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 कर करने लेंगे। हाँ, तो ध्यानाकर्षण। अब जो संसद सदस्य है वो किसी मसले पर सरकार का ध्यान कैसे खींचे, तो इसके लिए वो प्रस्ताव रखेगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं। अवलंबनीय लोक महत्व का मामला, यानी कि ऐसी जनता की भलाई से जुड़ा हुआ ऐसा मामला जिसमें देर करना उचित नहीं है, जिसमें देर नहीं करनी चाहिए। अवलंबनीय लोक महत्व का मामला। अब इस मामले में मंत्री से मीन्स सरकार से, मंत्री से मीन्स सरकार से ऑफिशियल जवाब मांगना। ऑफिशियल जवाब मतलब समझे, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने ऐसी जवाब दिया और चल दिया, लेकिन आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने लिखित में साइन करके ठप्पा लगा के अपना मीन्स स्टैम्प लगा के आपको, तो उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो सरकार से आधिकारिक या ऑफिशियल जवाब मांगना है कि भाई ये मामला है, जैसे मान लो कहीं दंगा फसाद हो जाए, जैसे अभी हल्द्वानी में हुआ था, कुछ दिन पहले हल्द्वानी में दंगा फसाद हो गया था, तो विधानसभा में कोई भी एमएलए सरकार से इस मामले में जवाब मांग सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं, इसको हम कहते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो सरकार से ऑफिशियल जवाब मांगना। अब जवाब जो है मंत्री की सुविधा के अनुसार दिया जाएगा। अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, मैंने कहा कि भाई मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ, चेयर ने मुझे वो प्रस्ताव रखने से मना कर दिया, तभी तो हल्ला होता है। हल्ला क्या भाई, सदन की कार्यवाही 2 घंटे के लिए स्थगित हो गई, सदस्य बेल में आ गए, सदस्य नारे लगाने लगे। ये तो होता है कि जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं भाई हमारी बात सुनो, सरकार कहती है यार इतना समय कहाँ है और तुम ऐसी फिजूल में चर्चा के लिए बातें कर रहे हो, पॉपुलैरिटी के लिए बातें कर रहे हो, इलेक्शन आ रहा, काम धाम तुम होने नहीं दे रहे हो, काम करो पहले, है ना, देख लेंगे, हम कर रहे हैं इस पे बात। तो विपक्ष नहीं, हमारी मांगे सुनो, पहले हमारी बात सुनो, ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ, अब अगर चेयर ने कह दिया कि हाँ भाई इस बात पर सरकार का ध्यान खींचना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को या मंत्री को जवाब देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मंत्री जवाब चलो तुरंत अभी जवाब दो, तो मंत्री उस मामले पर तभी जवाब दे सकता है या कुछ समय बाद भी दे सकता है, क्योंकि मंत्रालय बहुत बड़े मंत्रालय होते हैं और हर सूचना रटना संभव नहीं है, वो तो क्लिक पे मिलेगी ना, है ना। तो मंत्री उसी समय भी जवाब दे सकता है, उसके थोड़ी देर बाद भी दे सकता है, कुछ दिन बाद भी दे सकता है। अब ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इसमें अनुपूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मंत्री ने जवाब तो दे दिया, जवाब देके चला गया मंत्री, लेकिन हम उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन मंत्री महोदय से हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है मैंने आपको बताया ये, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, और लेकिन इस प्रस्ताव पर जो है डिस्कशन और वोटिंग नहीं होती। डिस्कशन का मतलब मेंबर पूरे हाउस में डिस्कशन की मांग उस पर नहीं कर सकता। डिस्कशन समझते हो, जब किसी मसले पर डिस्कशन होगा तो सत्ता पक्ष भी बोलेगा, विपक्ष भी बोलेगा, है ना, सब कोई किसी सरकार की टांग खींचेगा तो सरकार अपना पक्ष रहेगी। तो इस तरह के डिस्कशन की परमिशन नहीं है, वोटिंग की भी परमिशन नहीं है। आप सवाल पूछो, आप मुद्दा उठाओ, उसका जवाब आपको मिलेगा, बाकी सदस्य सुनते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये मामले जो हैं अक्सर, जहाँ पर अगर सरकार की कोई डीमेरिट या कोई कमी सामने आती है तो अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं, और अक्सर ऐसे मामलों पर सरकारें भी गिरी हैं, क्योंकि मामला आ गया, मीडिया में आ गया, है ना। खैर, तो इस मामले पर ना तो चर्चा होगी ना वोटिंग होगी। भारतीय आविष्कार है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और ये 1954 से शुरू हुआ। भारत में कब से शुरू हुआ? ये 1954 से शुरू हुआ है। फिर आता है आपका काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क एडजर्नमेंट मोशन। काम रोको का मतलब क्या है? सुबह आए आप 11 से 12 बजे, प्रश्नकाल, फिर शून्यकाल, फिर लंच हो गया, फिर 2 बजे आए और जो कानून बनाने का मामले जो हैं वो शुरू हो गए, जो रूटीन प्रोसेस है आपका वो शुरू हो गया। अब एक मेंबर उठा भाई नहीं, पहले मेरी बात सुनो, ये काम रोको, ये मामला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इस पर डिस्कशन करो, सरकार पहले इस पर जवाब दे, और जब तक इस पर डिस्कशन नहीं होगा, जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, तब तक आगे काम नहीं चलेगा। कोई भी मेंबर एक प्रपोजल लेकर आया, एक प्रस्ताव, एक मोशन लेकर आया जिसमें जनता की भलाई से कोई मामला जुड़ा हुआ है और उस पर देर करना उचित नहीं है ना, वो कहेगा, हाउस में कहेगा कि सर रुकिए, सदन का काम रोकिए, पहले इस पर डिस्कशन कीजिए, उसको हम कहते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। क्योंकि अगर चेयर उस प्रस्ताव को मान लेती है तो जो रूटीन काम है वो रुक जाएगा। अब पहले उस प्रपोजल पर या उस मसले पर डिस्कशन होगा, और वो डिस्कशन तब तक चलता रहेगा। हाउस अपना रूटीन काम तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक वो फाइनल ना हो जाए, भले अगला दिन आए, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन कभी भी आए, तब तक नियमित कार्यवाही शुरू नहीं होगी। किस पर? काम रोको प्रस्ताव पर। देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है
कि जनहित का कोई मामला होना चाहिए, अवलंबनीय होना चाहिए, यानी कि जिस पर देर करना उचित नहीं है। ये मामले केवल लोकसभा में आएंगे। क्यों आएंगे लोकसभा में? क्योंकि ऐसे मामले जिनमें केंद्र सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जवाब है, ये मामले ऐसे मान लीजिए राज्य सरकार किसी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जैसे हल्द्वानी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो इसके लिए जवाब दे, सीधी जवाब दे उत्तराखंड सरकार है। या रामपुर में कोई दंगा हुआ, वैसे तो ईश्वर ना करे ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ, या तमिलनाडु में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके लिए तमिलनाडु सरकार जवाबदेह है सीधे तौर पर। हालांकि जवाबदेही केंद्र सरकार की भी है। अगर तमिलनाडु सरकार या उत्तराखंड सरकार या यूपी सरकार नहीं निपट पाती किसी मसले से, तो है तो आर्टिकल 356, 355 है, 356 है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। जरूरी थोड़ी एकदम से राष्ट्रपति शासन लगा दो, बैकडोर और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं जो राज्य सरकार को निर्देश दिए जा सकते हैं कि भाई ऐसा करो, नहीं तो फिर अपना बस्ता बांध लो। वही तो है राज्य में राष्ट्रपति शासन। भाई अगर कोई राज्य सरकार बिल्कुल असफल हो जाए, संविधान में ये हो कि भाई इनको बर्खास्त नहीं किया सकता 5 साल से पहले, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही, दंगे फसाद हो रहे हैं, वो दंगे नहीं रोक पा रही, फिर केंद्र को तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, है ना। तो इसलिए हमने आर्टिकल 356 रखा है उसमें। लेकिन अगर उसका बेवजह दुरुपयोग हो तो वो गलत बात है ना, बेवजह उसका मिसयूज हो तो वो गलत बात है। तो कहाँ थे हम? तो ये जो मामला रखा जाएगा हाउस में, केवल लोकसभा में रखा जाएगा और केवल उस मसले से जुड़ा ये मामला होगा, थक गया मैं, केवल उस मसले से जुड़ा ये मसला होगा जिसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो। समझ गए? जैसे भाई यूपीएससी में है, मान लो, अब यार मैं एक तो बोलते हुए डरता हूँ, अब जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब मेरे मुंह से कुछ इधर उधर ना निकल जाए, तो मैं कौन सा अपने ऊपर मानहानि का मुकदमा चलवाऊंगा, है ना। तो कोई और, मैं सोच लूँ पहले, कोई और मसला मैं आपको कोई और एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे वन है, वन ना तो संवर्ती सूची का विषय है, वन और वन्य जीवों की रक्षा जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। तो अभी आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट में बाखोर रेंज में कोई पेड़ वेड़ काटने का मसला चल रहा था ना, तो उसमें राज्य सरकार तो जिम्मेदार है ही है, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। तो उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हो कि भाई वो जिम कॉर्बेट पार्क में इतने वन्य प्राणी जो है ख़त्म हो गए, इतने सारे पेड़ काट दिए गए, इससे इतना नुकसान हो रहा, क्या हो रहा, वही ना, पहले इस पर डिस्कशन होगा। और जंगलों में भी ऐसा हो रहा है, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, या हो रहा है तो मुझे पता नहीं, मैंने क्या दिया आपको, एक मिसाल दी, उदाहरण दिया। तो उसमें आप केंद्र सरकार से सवाल पूछ सकते हो ना। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना मामला, पाखरो रेंज का पढ़ते हो अखबार, है ना। उत्तराखंड के एक पूर्व क्या है वो बड़े वन अधिकारी उसमें लपेटे में आ गए हैं, मंत्री भी लपेटे में आ गए हैं, जांच चल रही है, ईडी की रेड भी पड़ रही है। पहले मंत्री जी के पास को पूछताछ के लिए बुलाया, फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को भी बुलाया, ठीक है, ओके। अभी एक यहाँ पर, चलिए खैर बातें ज़्यादा हो जाएंगी। देखिए जब भी हमारे पास कोई हम किसी पद पर बैठे हुए हो ना, तो अपने को खुदा ना समझें। अक्सर होता है ना, जब सत्ता होती है ना हमारे पास, जब सत्ता होती है, अंधे हो जाते हैं हम, भूल जाते हैं कि आगे जाके ये मामले उखड़ भी सकते हैं। तो हमेशा ईमानदारी से रहें, तभी तो कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से काम करो अपना, आज यहाँ हो कल कहाँ हो, ईमानदारी से, है ना। सैलरी मिल रही, सरकार खूब सैलरी दे रही है, उसको खाओ, एंजॉय करो उसको, और ऊपर वाले से दुआ करो कोई रोग ना लगे। कहाँ थे भाई, है ना, फिलॉसफी क्लास शुरू हो गई पॉलिटी में, कहाँ थे, है ना। हाँ, तो ये वहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें सरकार जुड़ी हुई हो, केंद्र सरकार जुड़ी हुई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। जो मामला राज्य सरकार का है वो यहाँ नहीं उठाओ, वही जाओ विधानसभा में जाकर के उठाओ, ठीक है ना। अब इसमें सरकार की आलोचना शामिल है, जो काम रोको प्रस्ताव है इसमें सरकार की आलोचना शामिल है, ठीक है ना, समझे, इसमें सरकार की आलोचना शामिल है। इसलिए इस प्रस्ताव को रखने के लिए, काम रोको या काम स्थगन प्रस्ताव को रखने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। पता है किस तरह से समर्थन जरूरी है? 50 लोग लिखित रूप से हाउस को दें, 50 लोग जो हैं वो लिखित रूप से हाउस को दें कि भाई हम इस मसले पर पहले चर्चा कराना चाह रहे हैं, इसलिए सदन का काम रोका जाए, समझे ना। तो और किसी प्रस्ताव में आपने देखा है? अविश्वास प्रस्ताव में तो होता है कि कम से कम कितने 1/10 मेंबर होने चाहिए। 1/10 मेंबर अविश्वास प्रस्ताव में, क्योंकि उसमें भी सरकार की आलोचना होती है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। उसी तरह से अगर काम स्थगन प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। इससे पता चल जाता है कि जो सरकार, क्योंकि इस प्रस्ताव में सरकार की आलोचना शामिल है, तो जो सरकार हाउस में अपनी आलोचना नहीं रोक पाई, इसका मतलब वो सरकार जो है अल्पमत में आ गई है। या तो वो खुद ही इस्तीफा दे दे, नहीं तो कल को अविश्वास प्रस्ताव उसके लिए तैयार रखा है ना। समझ गए मेरी बात? नहीं समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके देख लेना। तो इसमें कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। ये केवल लोकसभा में रखा जाएगा, ठीक है ना। और इस पे जो है डिस्कशन भी होता है और वोटिंग भी होती है। इस पे डिस्कशन भी होगा और वोटिंग भी होगी। किस पे? कार्यस्थगन प्रस्ताव पे। अब आगे क्या है? पीठासीन का ही विशेषाधिकार है कि वो चाहे तो इसे स्वीकार करे और चाहे तो स्वीकार ना करे, चाहे तो काम को रोकने की मंजूरी दे
और उस पर चर्चा करे, वो चाहे तो मंजूरी ना दे, ठीक है ना। अब वो मंजूरी नहीं दे रहा, आप उससे कारण पूछो क्यों नहीं दे रहा, तो वो कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए जो भी सरकारें होती हैं ना, तो उनका प्रयास यही होता है। जैसे गठबंधन की सरकारें बनती हैं ना, गठबंधन की सरकारें आप लोग अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि भाई मुख्यमंत्री हमारा और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो तुम्हारा, प्रधानमंत्री हमारा, लोकसभा अध्यक्ष तुम्हारा, होता है ना। अभी आपने बिहार में देखा आपने, बिहार में इससे पहले सीएम कौन थे, सोनू बताएंगे। बिहार में इससे पहले सीएम कौन थे, भंडारी, वो क्या नाम उनका यार, नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार 12 बजे 3 बजे तक प्रधानमंत्री थे, 3 बजे इस्तीफा दे दिया, 5 बजे फिर से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री थे बिहार के। एक विधानसभा कार्यकाल में कितनी बार शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, 3 बार। इस बार 3 बार शपथ ले ली ना, अरे मैंने पढ़ाया तो था। इसी एक ही विधानसभा कार्यकाल में नीतीश कुमार जी ने 3 बार शपथ ले ली। शायद ये रिकॉर्ड बन गया होगा, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मिसाल, ऐसा कोई उदाहरण देखा नहीं मैंने कि एक ही व्यक्ति ने एक ही विधानसभा में 3-3 बार शपथ ली, ठीक है ना। तीसरी बार शपथ ली उन्होंने। एक बार तो पहली बार शपथ ली बीजेपी के साथ, फिर इस्तीफा दिया, आरजेडी के साथ मिलकर के शपथ ली, फिर इस्तीफा दिया, अब बीजेपी के साथ मिलकर के शपथ ली है। 3 बार शपथ ले ली उन्होंने, है ना। तो ये बात कहाँ से आई, शपथ की बात कहाँ से आई, शपथ की बात कहाँ से आई, मैं भूल गया, पता है, जल्दी बोलो, उनसे किसी ने कुछ पूछो तो चलो, जो भी है। तो अब जो चेयर है वो आपके स्थगन प्रस्ताव को रखने की अनुमति दे रही है, नहीं दे रही है, क्यों दे रही है, क्यों नहीं दे रही, इसका कारण बताने के लिए वो बाध्य नहीं है। हाँ, ये मैं कह रहा था कि इसीलिए जो स्पीकर की जो पोस्ट है ना, स्पीकर का जो पद है वो हाउस में बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। इसलिए हर सरकार चाहती है कि सीएम तो हमारा हो ही हो, स्पीकर भी हमारा हो। कई बार स्पीकर्स ने भी दल बदल लिया। चले भाई आगे। तो खैर ये लोकतांत्रिक मसले हैं, सबको अपना अधिकार है। तो केवल एक मुद्दे पर एक ही प्रस्ताव रखा जाएगा। मान लो एक मसला है तो उस पर एक ही स्थगन प्रस्ताव आएगा। ऐसा नहीं है कि राबिया भी आ गई उसी मसले पर, आसिया भी उसी मसले पर आ गई, तो सोनी भी उसी मसले पर आ गई। जैसे कोर्ट में अक्सर होता है ना, जैसे कोई एक मामला है उस पर तरह तरह के लोगों ने पिटीशन दाखिल कर दी, तो कोर्ट क्या करता है, उन सभी को इकट्ठा कर देता है कि एक ही बार सुनवाई होगी। जैसे मान लीजिए किसी नेता पर मानहानि का मुकदमा है, अलग अलग राज्यों में 40-40 मुकदमे दर्ज हो गए, एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर तो दर्ज हो गई 40-40, अब वो कहाँ जाएगा, कभी सिक्किम जा रहा है तो कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो फिर कोर्ट क्या करती है कि चलो भाई इन सारे मुकदमों को एक ही जगह पर ला करके सुनेंगे। पढ़ते नहीं हो अखबार, पढ़ा करो अखबार, है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है प्रायः शाम को 2.5 घंटे का समय में दिया जाता है। इसमें कितने घंटे का समय, 2.5 घंटे का। आमतौर पर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के लिए जो समय दिया जाता है शाम को दिया जाता है 2.5 घंटे का। और शर्त ये है, क्या शर्त ये है कि उस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण ना हो और इस तरह का मामला जो है संसद में या संसद की किसी समिति में या न्यायालय में लंबित ना हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा प्रश्नकाल और शून्यकाल बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। फिर से कहूँगा कि 2 वीडियो हैं, दोनों देखिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।